शीत युद्ध के प्रारंभ की अगर बात करें तो विद्वानों में इसको लेकर बहुत मतभेद हैं। जैसे अमेरिकी विद्वान हॉल तथा फ्रेंच विद्वान आंद्रे फॉन्टेन का मानना है कि वैचारिक रूप से शीत युद्ध 1945 में नहीं बल्कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति के साथ शुरू हुआ था, जिसकी चर्चा हमने अपनी रूस की क्रांति वाले वीडियो में की थी। विश्व इतिहास पर चल रही DIS की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। 1917 को शीत युद्ध की शुरुआत कहने के पीछे का कारण यह है कि जिस दिन रूस में जार का अंत हुआ था और लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने रूस में साम्यवाद स्थापित किया था, उसी दिन से पूंजीवादी देशों ने इसका वैचारिक विरोध शुरू कर दिया था। वास्तविकता यह थी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने साम्यवादी विचारधारा को कभी पसंद नहीं किया था, क्योंकि जब रूस की साम्यवादी सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध बनाने चाहे थे, तो अमेरिका तैयार नहीं हुआ जब तक कि रूस ने उसकी कुछ शर्तें नहीं मान ली। शीत युद्ध को हम कुछ चरणों में समझ सकते हैं, क्योंकि ये युद्ध 1945 से शुरू हुआ और इसका अंत 1989 या 90 के आसपास सोवियत संघ के विखंडन के साथ हुआ। शीत युद्ध का प्रथम चरण 1946 से शुरू होता माना जाता है। इस चरण में यूएन के अंदर व यूएन के बाहर सोवियत रूस व पूंजीवादी धड़े के बीच घोर कटाक्ष व कूटनैतिक संघर्ष का युग चला। पूर्वी यूरोप के देशों पर रूस ने अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए, वहीं कूटनैतिक तौर पर संयुक्त राज्य ने उसे ऐसा करने से रोकने का भरसक प्रयास किया। इसी चरण में बर्लिन नाकेबंदी भी 1948 में हुई थी, जिसकी चर्चा हमने शीत युद्ध के पहले वाले एपिसोड में की थी। इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी जर्मनी का दो भागों में विभाजन। दरअसल पूर्वी जर्मनी वाले भाग में सोवियत रूस का प्रभुत्व था, वहीं पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी खेमे में जाना चाहता था। इसीलिए 1949 के अंत तक जर्मनी को दो अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया और दोनों एक दूसरे के शत्रु के रूप में स्थापित हो गए। इसके अलावा 1947 में अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी CIA का भी गठन किया था और CIA के जासूसों ने ईरान की आंतरिक राजनीति में दखल देकर वहां की सरकार का तख्ता पलट करवा दिया और यह बात रूस को बहुत चुभी। इसी के साथ सोवियत संघ के साम्यवादी धड़े की तीव्र गति को रोकने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों यानी ब्रिटेन, फ्रांस आदि ने अमेरिका के साथ मिलकर नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर दिया। नाटो को बनाने का उद्देश्य ही सोवियत रूस को रोकना था और इस संगठन को 4 अप्रैल 1949 को 12 देशों ने मिलकर बनाया था, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, आयरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, पुर्तगाल और नॉर्वे शामिल थे। बाद में इसमें यूनान, तुर्की व पश्चिमी जर्मनी भी शामिल हो गए। नाटो ने शीत युद्ध का वातावरण और गर्म कर दिया। एक के बाद एक चालें दोनों तरफ से चली जा रही थी और शह और मात का यह खेल किसी शतरंज की बाजी की तरह नजर आ रहा था। इन्हीं सब के बीच अक्टूबर 1949 को एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। दरअसल चीन में कम्युनिस्टों ने क्रांति करके चीन की सरकार को उखाड़ फेंका और माओ त्से तुंग या माओ के नेतृत्व में चीन में एक कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी देश बन गया। अब रूस के धड़े में एक और कम्युनिस्ट देश जुड़ चुका था। ये बात संयुक्त राज्य अमेरिका की आंखों में तीर की तरह चुभी। इस घटना के बाद शीत युद्ध का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, जिसमें घटी घटनाओं में कोरिया का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका अगर किसी प्रत्यक्ष लड़ाई में उतरा तो वह था कोरिया का युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद उसने कोरिया पर किए गए अपने कब्जे को छोड़ दिया था, जिसके बाद
कोरिया को लेकर रूस और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने आ गए। उत्तरी कोरिया का क्षेत्र रूस के प्रभाव में था, तो दक्षिणी कोरिया का संयुक्त राज्य के 38 डिग्री अक्षांश रेखा से दोनों कोरियाई क्षेत्रों के बीच की सीमा रेखा बना दी गई। लेकिन दोनों क्षेत्र खुद को वास्तविक कोरिया होने का दावा करने लगे। दक्षिण कोरिया ने लोकतंत्र अपना लिया और अगस्त 1948 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वहीं उत्तर कोरिया ने गणतंत्र को अपनाया, किंतु अपना शासक साम्यवादी धड़े का बना दिया और उसका नाम था किम उल सुंग। ये किम उल सुंग आज के उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का दादा था। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच के हालात बिगड़ने लगे और उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की मदद से अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की मदद के लिए अपनी सेना भेज दी और उत्तर कोरिया को पीछे धकेल दिया। इस कोरियाई द्वीप पर चीन के भी हित निहित थे। चूंकि उत्तर कोरिया पर एक कम्युनिस्ट का शासन था, इसलिए चीन उत्तर कोरिया की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा। यह लड़ाई काफी लंबी चली। इसमें अमेरिका के 1,30,000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए, जबकि अनुमान है कि इसमें तकरीबन 30 से 40 लाख कोरियाई सैनिक व नागरिक मारे गए। निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा युद्ध था और ज्यादा तबाही रोकने के लिए युद्ध विराम के लिए एक लंबी वार्ता चली, जिसमें भारत ने मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आखिरकार 1953 में युद्ध विराम की घोषणा हो गई और कोरियाई राज्य लड़ाई से पहले वाली स्थिति में पहुंच गया और उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया नाम के दो देश बन गए। इस लड़ाई ने एक बार फिर कम्युनिस्टों और पूंजीवादी खेमों के बीच की दूरी और बढ़ा दी थी। 1953 में ही इस आग में घी का काम करने वाली एक और घटना घटित हो गई। दरअसल अगस्त 1953 में सोवियत संघ ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण कर डाला और विश्व में अपनी परमाणुवीय क्षमता पर इतराने वाले अमेरिका को एक और झटका लगा, क्योंकि अब वह अकेला देश नहीं था जिसके पास परमाणु शस्त्र थे। दुनिया अब और सशंकित हो गई, क्योंकि रूस व अमेरिका का तनाव सबको पता था। ऐसे में दोनों देशों के पास परमाणु हथियार होना बारूद के ढेर में चिंगारी की तरह था। दोनों महाशक्तियां अब अधिक से अधिक परमाणु हथियार बनाने की होड़ में लग गईं और एक तरह की परमाणुवीय होड़ देखने को मिली। शीत युद्ध यहीं तक नहीं रुका। यह होड़ आगे चलकर कैसे अंतरिक्ष तक पहुंची और वियतनाम युद्ध व क्यूबा मिसाइल संकट में दोनों महाशक्तियों की क्या भूमिका थी तथा इसके आगे शीत युद्ध कैसे बढ़ा, इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।